हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। तो यहाँ पर देखिए अभ्यास प्रश्न हम करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर आपको संज्ञा पढ़ाया और संज्ञा के कुछ आपको प्रश्न मैंने घर के लिए दिए थे जो आपके अभ्यास प्रश्न थे। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने ये अभ्यास प्रश्न किए होंगे। तो अब आप यहाँ देखिए, प्रश्न नंबर 1 आपको बताया था किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, वचन कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम। तो आपने पढ़ा है, ये कहते हैं किसको? संज्ञा को। दूसरा है मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? मिठास। मिठास आपका क्या है? इसका भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो आपने इसमें 5 भेद इसके पढ़े हैं। अब देखिए, विशिष्ट स्थानों के नामों को संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत रखा जाता है? किस भेद के अंतर्गत रखा जाता है? जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो वहां पर विशिष्ट स्थानों या के नाम को उसमें रखा जाता है। संज्ञा शब्द है तो यहाँ पर राम जो है आपका संज्ञा शब्द है, क्योंकि ये आपका किसी व्यक्ति का नाम है। दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ये आपने पढ़ा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और यहाँ भी इसके उत्तर लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से डैश डैश का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, भाववाचक में एक चीज नहीं आती है, गुण आएगा, आपका दोष आएगा, धर्म और भाव, इन सब का बोध होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आपने नेक्स्ट क्लास प्रश्न यहाँ पर किया था, संज्ञा की उचित परिभाषा दीजिए। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मेज, दिल्ली, सज्जनता आदि आपके संज्ञा हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा आपका जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये 5 भेद हैं किसके? संज्ञा के। ठीक है ना। अब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कुछ उदाहरण आपको देने हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की जाति का बोध हो वे आपके जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिक्षक, छात्र, नगर, पंखा, पुस्तक, कुर्सी, मेज, ये सभी आपके क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ आपको ये भी बताना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशिष्ट व्यक्ति या स्थान का ज्ञान हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, यमुना, रहीम, दिल्ली, जयपुर आदि। ये आपके क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये आपके क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। ऐसे ही भाववाचक संज्ञा की हम बात करें तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, कर्म या स्वभाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे आपकी चाल, विनम्रता, ठीक है, ये बचपन, मिठास, सुख, मुस्कान, सुंदरता, ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपके कर्म हो सकते हैं, आपका स्वभाव हो सकता है, आपके गुण हो सकते हैं, दोष हो सकते हैं, तो ये भाव है। ठीक है ना। तो इनसे भाव प्रकट होता है। निम्नलिखित विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा आपको बनाना है। लाल से लालिमा, हरा से हरियाली, सुंदर से सुंदरता, स्वस्थ से स्वास्थ्य। तो यहाँ पर क्या किया? ये विशेषण शब्द थे, इनसे भाववाचक संज्ञा बनाया गया। लाल आपका विशेषण है और इससे लालिमा बना, हरा विशेषण है तो इससे हरियाली, सुंदर विशेषण है सुंदरता, स्वस्थ आपका विशेषण है और स्वास्थ्य आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 लिखेंगे। दिए गए संज्ञा शब्दों के सामने संज्ञा भेद आपको बताना है कि कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या फिर आपका भाववाचक है। इनको आपने करना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर नदीस, नदीस आपका जातिवाचक संज्ञा है। गिरी आपका जातिवाचक हो गया। वन आपका क्या है? जातिवाचक। देश जातिवाचक। भास्कर एकता, ये सभी आपके
एकता आपकी भाववाचक, भावना होती है ना एकता में, तो ये आपकी भाववाचक है। मन आपका भाव है, विश्व आपका भाव, भारत व्यक्तिवाचक हो गया, शांति भाववाचक हो गया, प्रेम भाववाचक, और ललाट आपका जातिवाचक संज्ञा है। जल्दी से इसे लिखें, आपको कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको देश कौन सी संज्ञा है, आपकी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक, इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अब इस प्रकार से हमने संज्ञा को पढ़ लिया है, और अब हम आज की क्लास में करेंगे लिंग। जेंडर आप कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम लिंग की बात करते हैं। हमने आपको शब्द विचार पढ़ाया। शब्द विचार में हमने क्या कहा कि बेटा जिन शब्दों को लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तित किया जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब आपको यही नहीं पता लिंग क्या है, ठीक है ना। तो लिंग के आधार पर शब्द कैसे परिवर्तित होते हैं, ये आप लिंग को पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि शब्द कैसे परिवर्तित होते हैं। इसलिए हमें लिंग को पढ़ना है। विकारी और अविकारी शब्द आपको पढ़ने हैं तो आपको लिंग को पढ़ना पड़ेगा। आपको संज्ञा पढ़ी, आपने लिंग पढ़ना है, इसके बाद आप वचन पढ़ेंगे और फिर कारक पढ़ेंगे, ठीक है। और हम इसी में काल भी पढ़ेंगे। लिंग, वचन, कारक और काल, इन सभी को हम पढ़ेंगे, क्योंकि विकारी शब्द पढ़ने के लिए आपको इनमें परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन करने के लिए पहले हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि लिंग क्या है, ठीक है। संज्ञा के आप जानते हैं 3 विकार हैं। सबसे पहला आपका लिंग है, वचन है, कारक है, ठीक है। लिंग, वचन और कारक, इन तीनों के आधार पर आप संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर लिंग की आप परिभाषा लिखे। संज्ञा के 3 विकार होते हैं, पहला लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। अब लिंग को हम पढ़ेंगे, जेंडर हम पढ़ेंगे, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है ना। प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का अर्थ है चिन्ह। क्या है? चिन्ह। हिंदी में आपके लिंग के 2 भेद हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। राम लड़का, राजा घोड़ा, हाथी, सिंह बकरा। उपर्युक्त शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं और इन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उपयुक्त शब्द क्या है? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और इनको हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथनी, सिंगनी, बकरी। अब आप देखिए क्या आपको यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है, स्त्री वर्ग का बोध यहाँ पर करा रहे हैं। इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। निर्जीव और अचेतन जो पदार्थ हैं वे भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होते हैं। व्यक्तियों और प्राणियों के नामों से तो आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो आपके निर्जीव हैं और अचेतन हैं इनमें भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध होता है, ठीक है। इनमें भी क्या होता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध होता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर पत्थर, पत्थर हो गया, आपका पहाड़ हो गया, घर हो गया, ये आपके क्या है? पुल्लिंग है। अब इनका पता कैसे आप करेंगे, है ना। आप लिंगों की पहचान कैसे करेंगे? पहचान करने के लिए आप पत्थर पर जो है क्या किए करें, इस पर जो है वाक्य बनाएं, इस पर वाक्य बनाएं। सड़क, रस्सी, लकड़ी आदि जो है स्त्रीलिंग है। अब इनकी पहचान कैसे होती है? इनमें कुछ नियम हैं। तो लिंग की पहचान तथा परिवर्तन के कुछ सामान्य नियम हैं, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर एंड सिंपल रूल्स। तो यहाँ पर हम लिंग की पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इसको कि ये कौन सा लिंग है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कुछ नियम आपको लिखने हैं, जल्दी से इसे नोट डाउन करते रहेंगे।
लिंग की पहचान तथा परिवर्तन के सामान्य नियम। हेडिंग डालिएगा, लिंग की पहचान तथा परिवर्तन के सामान्य नियम। कुछ नियम हैं और साथ में नियम के साथ कुछ अपवाद हैं। देखिए नियम क्या होता है, जब आपने बहुत सारी चीजें, नियम कब बनता है, जो लगभग सभी चीजों पर लागू होता है ना, जो सभी पर लागू होता है। और यहाँ पर अपवाद जैसे लागू तो होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ जैसे आपने धातुओं के बारे में पढ़ा होगा, तो धातुओं के कुछ गुण होते हैं, है ना, जो लगभग सभी धातुओं में होते हैं। आपने साइंस में पढ़ा है, जो लगभग सभी धातुओं में होते हैं, है ना। लेकिन इसके अलावा क्या होता है, कुछ एक आधे जो धातु होते हैं उनमें वो गुण नहीं पाया जाता है, तो इनको जो है इसी के कैटेगरी में, अपवाद में रखा जाता है कि ये जो है इसको फॉलो नहीं करता है, इस गुण को वो फॉलो नहीं करता है, तो उसे अपवाद कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिंग की पहचान तो करेंगे, कुछ नियम भी बताएंगे, लेकिन इन नियम के अपवाद में भी कुछ शब्द हैं, तो उनको भी आपने क्या करना है, उनको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, मैंने कहा आपको, जैसे आपने धातु और अधातु आप साइंस में पढ़ते हैं, तो साइंस में आपको बताया जाता है कि धातु के ये गुण होते हैं, है ना, उसमें तन्यता होती है, उसमें जो है इस प्रकार से क्षणभंगुरता, इस जो भी है उसमें धातु में, तो वो जो है नियम बहुत सारी धातुओं के लिए होता है, लगभग सभी धातुओं के लिए, और उसमें कुछ धातुएं आपकी ऐसी रह जाती हैं, वो उस गुण को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसको अपवाद की लिस्ट में रखा जाता है कि ये इसका अपवाद है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम लिंग की पहचान और उसके परिवर्तन के सामान्य नियम पढ़ेंगे, और उसमें कुछ अपवाद भी होंगे। पहला नियम है, जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन आता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ये नियम है, जैसे खाना, दाना, बुढ़ापा, मोटापापन, बचपन, ये आपका क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पर आपका कुछ अपवाद भी है, जैसे जटा, जरा, माला, ये आपके स्त्रीलिंग हैं, जबकि इनमें आ शब्द ही आया है, आ रहा है ना, आ ही तो आ रहा है सब में, माला। तो यहाँ पर पहला नियम तो है, लेकिन इसमें भी अपवाद है, अपवाद आपको लगभग यहाँ पर दिखेंगे। और जिन शब्दों के अंत में ई, या, वट और हट होता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इसमें भी जैसे आपकी लड़की, लकड़ी, नदी, कुटिया, मिलावट, थकावट, घबराहट, तो हट हट आ रहा है, वट वट, ये वट है, ये हट है। ठीक है, यहाँ पर ई आ गया, यहाँ पर ई और आ, वट इस प्रकार से आया, और इनमें आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन मोती आपका क्या है, मोती में भी बड़ा ई आया है, पानी में भी, दही, घी, ये आपके पुल्लिंग होते हैं, साथ में कुछ आपके अपवाद भी यहाँ पर आ जाते हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन करें। चलिए, अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं। लिंग परिवर्तन से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, जहां पर आपको लिंग परिवर्तन करना है, तो लिंग परिवर्तन से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर आप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पहला, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को अकारांत आकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो ये आपका छात्र है, ये अकारांत है, अंत में यहाँ और क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, वृद्ध यहाँ पर भी अकारांत, आचार्य अकारांत, यहाँ प्रिय ये आपका अकारांत, शिष्य अकारांत, अनाज आपका अकारांत, शिष्या आपका अकारांत, और आत्मजा अकारांत, अनुज अकारांत, और श्याम आपका अकारांत। और इनमें जब आपने छात्र का छात्रा किया तो स्त्रीलिंग हुआ, वृद्ध का वृद्धा, आचार्य का आचार्य, प्रिय का प्रिया, आत्मज का आत्मजा, श्याम का श्यामा। तो ये आपके क्या हो गए हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, साथ में देखिए दूसरा नियम, अकारांत और आकारांत शब्दों से को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। देखो यहाँ अकारांत है, और यहाँ पर आपका क्या है,
ये आपका आकारांत है और ये आपका अकारांत है, ठीक है ना। तो लड़का का लड़की, दादा का दादी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, ठीक है, ई हो गया, ठीक है। साला का साली, बेटा का बेटी, मोटा का मोटी, घोड़ा का घोड़ी, मुर्गा का मुर्गी, ऐसे ही पुत्र का पुत्री, चाचा का चाची, नर का नारी, काला का काली। और कर क्या रहे हैं, कोई परिवर्तन किया, हाँ, बस ई की मात्रा लगा दी अंतिम वर्ण में। जहां अ और आ की मात्रा थी वहां हमने बड़ी ई की मात्रा लगा दी, तो सभी आपके स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। इसके अलावा हमने शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया। अ और आ का स्वर था अंतिम वर्ण में, अब हमने ई का स्वर कर दिया। लड़की, दादी, ब्राह्मणी, साली, बेटी, मोटी, घोड़ी, मुर्गी, ई की मात्रा सब में देखिए आप, ठीक है। नर का नारी, काली, भतीजी, मामी, ऐसे ही गूंगी, बकरी, टोपी, नानी, ये सब आपका क्या है, ये आपका क्या है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, दो नियम आपने लिखा। तो अब यहाँ आप देखिए आगे, तीसरा नियम क्या कह रहा है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ देने से स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक है। तीसरा नियम है आपका, हम नोट में लिखे यहाँ पर, यदि आपका जो अकारांत है, अकारांत पुल्लिंग को क्या बनाना है आपने, में नी जोड़ने पर, ठीक है। अकारांत पुल्लिंग में नी जोड़ने पर वो आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे आपका मोर है, ठीक है। दूसरा आपका ऊंट है, मोर हो गया। ऊंट हो गया। तीस, तीसरा भील। चौथा आपका राजपूत। शेर। ये कुछ शब्द हैं। नट, ठीक है। तो अब यहाँ पर अकारांत में देखो, अकारांत अ है, तो इसमें आपने नी जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, मोरनी, स्त्रीलिंग बनाया, बन गया। इसके बाद ऊंट का ऊंटनी, ठीक है। भील का भीलनी, राजपूत का राजपूतनी, शेर का शेरनी, नट का नटनी। तो यहाँ पर आपके कुछ स्त्रीलिंग बन गए हैं। तो ये मोरनी, ऊंटनी, है ना, भीलनी, ये सब आपके क्या हैं, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। ये है आपके स्त्रीलिंग। इसके बाद चौथा नियम क्या है, जो आपका जाति बोधक पुल्लिंग है, जाति बोधक पुल्लिंग है। आपके पास जाति बोधक पुल्लिंग होगा, उसके अंतिम स्वर का क्या करना है, अंतिम स्वर का
लोप करना है, यहाँ देख सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट जो चौथा नियम है, क्या कहता है चौथा नियम? जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का को लोप करके इन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब यहाँ सांप देखिए, सांप आपका जाति बोधक है, पूरी जाति का बोध कर रहा है। कुम्हार आपका पूरी जाति का बोध करता है, आपका जाति बोधक है। इसके बाद माली भी जाति बोधक है, ग्वाला आपका जाति बोधक, नाग, सुनार, धोबी, पुजारी, ये आपके कुछ जाति बोधक पुल्लिंग शब्द हैं, इनको पुल्लिंग में रखा गया है। अब इनसे स्त्रीलिंग बनाने के नियम क्या है? हमने क्या कहा? अंतिम स्वर का लोप करना है। अंतिम स्वर यहाँ तो अ है, इसका लोप करेंगे और इन लगाएंगे। तो सांप यहाँ पर है, सांप यहाँ पर है, इसमें आप इन जोड़ेंगे, आपने संधि पढ़ी है, और जब इसके साथ इन जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? सांपिन। ठीक है। इसी प्रकार कुम्हार में आप इन जोड़ेंगे, कुम्हार धन इन, तो क्या हो जाएगा? कुम्हारिन, कुम्हारिन। ठीक है। ऐसे ही माली में आप इन जोड़ें, इन जोड़ें तो क्या हो जाएगा? मालिन। नाग धन इन हो जाएगा नागिन, सुनार धन इन आपका सुनारिन। इसी प्रकार से धोबी धन इन धोबिन, ऐसे ही पुजारी धन इन पुजारिन। तो ये आपका क्या है? ये आपका जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप किया। और लोप कैसे किया? यहाँ आप देखिए, यहाँ पर मैं इसको यहाँ करा दूं, धोबी, धोबी, अंतिम स्वर बी था, और इसमें आपने जब इन जोड़ा तो इस बड़ी ई की मात्रा को तो हमने हटा दिया, क्योंकि इसका लोप करना है ना। इसमें स्वर क्या है? इसमें बड़ी ई का स्वर है। अब यहाँ बड़ी ई का स्वर नहीं लेना है, आपको छोटी ई का स्वर लेना है। तो धोबी धन इन धोबिन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को का लोप करके इन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाते हैं। चलिए जल्दी से, तो लिखिएगा, सांप का सांपिन, कुम्हार का कुम्हारिन, माली का मालिन, ग्वाला का ग्वालिन, नाग का नागिन, सुनार का सुनारिन, धोबी का धोबिन, पुजारी का पुजारी। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका चौथा पांचवा नियम, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर को लोप करके। देखिए यहाँ पर आपने ऊपर अंतिम स्वर का लोप किया, आपने इन लगाया, स्त्रीलिंग बना। अब यहाँ पर आपका अंतिम स्वर का फिर से लोप होगा, किसके? अकारांत का। और यहाँ पर आप आनी लगा देने से वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये अकारांत है और अकारांत, ठीक है, समझ रहे हैं? अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम, तो जेठ में जेठानी, ठीक है, सेठ में सेठानी, चौधरी में चौधरानी, यहाँ पर आपने आनी लगाना है। देवर में देवरानी, पंडित में आप लगाएंगे आनी, तो पंडितानी,
और नौकर में आप लगाएंगे आनी तो नौकरानी। इस प्रकार से ये आपके क्या हैं, देवर देवरानी, ये आपके हैं आकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है। छठा देखिए, जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर। जो आपके जाति बोधक पुल्लिंग शब्द हैं उनके भी अंतिम स्वर का लोप किया जाता है और उसमें आइन लगा देते हैं। ठीक है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके आनी लगाने से भी स्त्रीलिंग बन गया। अब जाति बोधक कुछ पुल्लिंग शब्द हैं जिनपे अंतिम स्वर का आप लोप करेंगे और उसमें आइन लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे हलवाई का हलवाई, चौधरी का चौधराइन। ठीक है। और ठाकुर का ठकुराइन, ठाकुर का ठकुराइन। पंडित का पंडिताइन, नाई का नाइन, गुरु का गुरुआइन। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर आ के स्थान पर या कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट नियम, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के में अंतिम स्वर आ के स्थान पर या कर देते से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे बूढ़ा, तो बूढ़ा का आपने या किया तो बुढ़िया। चूहा का आपने या किया तो चूहिया। कुत्ता का आपने या किया तो कुत्ता और बाछा का आपने या किया तो बछिया। ठीक है, नोट डाउन करते रहेंगे। यहाँ पर हमने क्या कहा, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर आ के स्थान पर या कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ठीक है। आठवां नियम है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर, देखिए यहाँ अक है, यहाँ पर अक के स्थान पर इका कर देने से, ध्यान देना, अक के स्थान पर इका कर देने से भी वो स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे शिक्षक, अंतिम जो स्वर है, अंतिम जो उच्चारण है वो अक का आ रहा है, शिक्षक, इसमें अक है, इस अक्षर में भी अ है। अब गायक, यक में भी अक है। ठीक है। सेवक में भी अक है, नायक में भी यक है, लेखक में भी अक है और बालक में भी अक है, पाठक, ठक में अक है, अध्यापक, पक में आपका अक है। तो सभी में आपका अक आ रहा है। यदि अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इका कर देने से वे स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि आपका शिक्षक को आपने शिक्षिका कर दिया, गायक को आपने गायिका कर दिया, सेवक, क्योंकि यहाँ इका लगाया हमने, अक में आप क्या जोड़ेंगे, इका, तो यहाँ पर इसके स्थान पर आप इका कर देंगे, तो जहाँ अक है वहाँ इका, तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा और का आएगा, क्योंकि ये स्वर है और स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ेगा तो वो मात्रा के रूप में जुड़ता है। ठीक है ना। और सेविका, फिर नायक, फिर नायिका, लेखक, लेखिका, बालक, बालिका, पाठक, पाठिका, अध्यापक, अध्यापिका, तो सभी में इका। यहाँ पर देखिए, शिक्षिका, छिका, इका, गायिका, गायिका, सेविका, नायिका, लेखिका, बालिका, पाठिका, पाठिका, अध्यापिका, ये सभी जो है यहाँ अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, इका आ रहा है, इ और का। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर वचनों को परिवर्तित करना सीखा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनाना सीखा। 8 नियम हम यहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है। और कुछ और नियम हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने आज की क्लास में वचन पढ़ा। वचन क्या होते हैं, वचन आप जानते हैं कहाँ से आया है, वचन आपका किसका, आपके
इससे संज्ञा से ही आपका वचन आया है, ठीक है ना। संज्ञा का ही ये क्या है, विकार है, जिसमें आपका लिंग, वचन और कारक है। पहले हम लिंग पढ़ेंगे, फिर वचन पढ़ेंगे और उसके बाद कारक पढ़ेंगे। वचन के लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नियम आपने पढ़े, साथ में हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम पढ़ रहे थे, और 8 नियम हम यहाँ पढ़ चुके हैं। आगे के जो नियम हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।